गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने वैल्यू एडिड मेथड कर लिया था, कंप्लीट कर लिया बेटा वैल्यू एडिड मेथड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 मेथड होते हैं, एक वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सो वी आर डन विद द वैल्यू एडिड मेथड। नाउ वी विल मूव फर्दर एंड स्टार्ट डूइंग सेकेंड मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, दैट इज इनकम मेथड। ठीक है, तो इनकम मेथड क्या होता है बेटा? जो भी इनकम अर्न करी होती है, यानी कि फैक्टर इनकम अर्न करी होती है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको बोलते हैं इनकम मेथड। सो इनकम मेथड ये बेटा देखो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया। इनकम मेथड है NDPAT-FC, यानी कि एब्रीविएशन कभी भी होगी और कभी भी जब भी आपका आंसर निकलेगा इनकम मेथड का, वो किस पे निकलेगा बेटा? NDPAT-FC। NDPAT-FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि डोमेस्टिक इनकम कहते हैं इसको। तो नेशनल इनकम कंप्यूट करने के इनकम मेथड से बेटा 3 सब पार्ट होते हैं इनकम मेथड के, कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो कि मैंने ऑलरेडी क्लास में आपको वैसे ही समझा रखा है सब कुछ थियोरेटिकल पार्ट से, बट मैं आपको ओवरऑल एक ऐसा क्रक्स फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में बेटा पहला आता है वेजेस इन सैलरीज इन काइंड, यानी कि कोई भी चीज़ जो काइंड में मिले, कोई भी चीज़ वेज इन सैलरी कैश में मिले। तो कैश में तो कैश ठीक है, काइंड में जैसे कि सब्सिडाइज फूड खिला दिया, ठीक है, एम्प्लॉयर ने। और लास्ट पॉइंट आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल स्कीम्स। अब देखिए एम्प्लॉयर मैंने लिखा है YER, फोकस देखना। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर YEE यानी कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज लिख देते हैं। ठीक है बेटा, वो आपका गलत है, वो कभी भी CEO यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट नहीं बनेगा। तो एम्प्लॉयर YER होगा, तो दैट इज द ओनली आंसर कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, अगर आपको पूरा COE गिवन है तो आपके ये जो 3 कंपोनेंट सब एलिमेंट्स हैं इसके, इनको इग्नोर करना पड़ेगा अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तो। ठीक है, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं है तो नाउ यू हैव टू सर्च फॉर वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस सैलरी इन कैश और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। मेक श्योर YER एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होता, और ये सब चीजें मैंने आपको क्लास के अंदर समझा दी थी। तो सेकंड कंपोनेंट था ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के बेटा 4 पॉइंट बनते हैं। आपको रेंट चाहिए होगा, देखना इसके एलिमेंट में रेंट होना चाहिए। ठीक है, रॉयल्टी, ये 2 बहुत आसान है, ये वैसे मिल जाते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था कि हमें कंप्यूट के अंदर कौन सा इंटरेस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जो इंटरेस्ट कौन सा चाहिए हमें? इंटरेस्ट वो चाहिए बेटा जो हमने कभी लोन लिया है और उसमें हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट दैट लोन टेकन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर हमने कमर्शियल बैंक से, यानी कि हमने मतलब इंडिविजुअल ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया है, देखो मैंने वर्ड बोला इंडिविजुअल, सो इंडिविजुअल अपने सेल्फ कंजप्शन कर लेगा, उससे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करेगा, तो वो इंटरेस्ट कभी भी ऑपरेटिंग सरप्लस हेंस नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर देखो हमारे सेविंग अकाउंट हैं और कमर्शियल बैंक है, उसके अंदर सेविंग अकाउंट है, और कमर्शियल बैंक उसके अंदर क्या करता है? डिपॉजिट देता है, इंटरेस्ट देता है उन डिपॉजिट्स पे। तो देखिए कमर्शियल बैंक डेफिनेटली क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा उस वाले पैसे को, तो मल्टीप्लाई करेगा, इनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट ऐड होगा। ऐसे ही सपोज मैं बात करता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने बैंक से लोन लिया और मैं बैंक को रेगुलर बेसिस पे उस पर इंटरेस्ट पे करता हूं। एज आई सेड, मैं बिजनेसमैन हूं और जो पैसा यानी कि लोन के फॉर्म में मैंने जो पैसा लिया उसको मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी मिलूंगा, तो दैट इंटरेस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? सो इंटरेस्ट है, क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट दे रहा है तो हम खुद मान लेंगे वो प्रोडक्शन एक्टिविटी का इंटरेस्ट है, बट अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे रहा है, 2 तरह के इंटरेस्ट लिखे हुए हैं, एक में लिखा है कि इंटरेस्ट पे किया वो प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए था, तो वो ऐड होगा। अगर इंटरेस्ट लिखा हुआ है और उसमें साथ में इंफॉर्मेशन है कंजप्शन पर्पस है, सेल्फ कंजप्शन है, तो बेटा वो कभी भी इंटरेस्ट को आप इग्नोर कर दोगे, वो ऐड नहीं होगा। उसके बाद आता है प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट अगर ओवरऑल प्रॉफिट गिवन है तो इसके सब एलिमेंट्स होते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग, तो उसको इग्नोर कर दो। बट यूजली क्वेश्चन में क्या करता है, प्रॉफिट तो गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए आपको 3 कंपोनेंट की जरूरत होती है, कॉर्पोरेट टैक्स, एक डिविडेंड और एक रिटेन अर्निंग। 3 तरीके की चीज होती है। जब आप इन तीनों को सम अप करोगे तो यू विल कम एट अ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के बाद अगर आप इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी को सम अप करोगे तो अब आपका आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। इन शॉर्ट में आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ही गिवन हो तो इन सब एलिमेंट को, जो सब पार्ट में एलिमेंट बने कर रखे हैं, इनको आप इग्नोर कर दोगे, इसको इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन तो आपको 4 एलिमेंट चाहिए होंगे, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड द प्रॉफिट।
ये चार चाहिए होंगे, ठीक है बेटा। इसके लिए आप स्ट्राइव करोगे कि हमें ये सर्च करने हैं। अगर आपको प्रॉफिट गिवन नहीं है तो उसके सब तीन पार्ट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। आप इनको सम अप करके तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। लास्ट जो पॉइंट होता है इनकम मेथड में वो आता है बेटा आपका मिक्स्ड इनकम, जिसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड इनकम। जैसे मैंने आपको बताया था जो शॉप होती हैं, ठीक है, और बार्बर है, कोबलर है, और इवन यू कैन से जो डॉक्टर्स अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में, प्राइवेट क्लिनिक आई एम सेइंग, वो प्राइवेट क्लिनिक में जो इनकम जनरेट करते हैं वो सेल्फ जनरेटेड इनकम है। ट्यूशन, बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड इनकम। जब हम इन तीनों मेथड, इन तीनों को जब हम सम अप कर देंगे तो आपका आ जाएगा क्या बेटा, इनकम मेथड, ठीक है बेटा। और इनकम मेथड किससे कंप्यूट होता है, एनडीपीएट-एफसी। और नेशनल इनकम अगर जाना है तो हम कन्वर्जन कर देंगे तो नेशनल इनकम कंप्यूट हो जाएगा। ये तो रही बात बेटा इनकम मेथड की, ठीक है। अब मैं आपको एक बार थ्योरेटिकल पार्ट में आपको मैं एक्सपेंडिचर मेथड भी बता ही देता हूं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट मेथड आता है बेटा हमारा, जो लास्ट मेथड होता है वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, मैं इनके न्यूमेरिकल करवा दूंगा, अभी आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट समझा रहा हूं कि क्या करना है। देखो दिमाग में रखना, एक्सपेंडिचर मेथड है बेटा, चार कंपोनेंट होते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखिए मैंने लिखा हुआ है। दूसरा आपको लिखा हुआ है बी के में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और इसका अदर नेम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, वो मैंने लिखा नहीं है। और लास्ट जो आता है वो लास्ट आता है वो हमारा होता है बेटा नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये आपका आता है डी है बेटा, ये नेट एक्सपोर्ट्स आता है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, ध्यान से देखिए। एक्सपेंडिचर मेथड कभी भी कंप्यूट करते हैं तो मार्केट के अंदर लोगों ने डेफिनेटली कंज्यूम किया होगा, मार्केट के अंदर जो सामान बनता है उसको जीडीपी पे कंप्यूट करते हो। तो एक्सपेंडिचर मेथड भी जब सम अप करोगे तो कहां पे निकलेगा, एब्रिविएशन में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर आपको क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है तो आपको सिर्फ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही लेना है। बट कभी कभार क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करता है, ट्विस्ट फॉर्म में क्वेश्चन है और आपको डायरेक्टली प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है बेटा, हाउस होल्ड जो भी होंगे उनकी फाइनल कंजप्शन लेना और प्लस कर देना। देखो मैंने इसको सब पार्ट में कर रखा, प्लस कर देना प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट जितने भी होते हैं, ठीक है। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ओल्ड एज होम्स होते हैं, ऑर्फन एज होते हैं, इनके अंदर भी कंजप्शंस होती हैं। अच्छा, ये इनका मतलब क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको क्लास में समझा दी थी बेटा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जैसे कि कोई हाउस होल्ड कुछ सामान खरीद रहा है तो वो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। हम स्कूल की फीस पे करते हैं, वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना बेटा कि अगर जैसे कि हम क्रिकेट मैच बाहर कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच देखने गए, ठीक है, और हमारा जो ट्रिप था वो 1 महीने का था और हमने वहां पे कुछ कंजप्शन करी, कुछ सामान लिया, दैट विल बी इंक्लूडेड इन अ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बिकॉज हम अपने देश के ही रेजिडेंट कहलाएंगे। बात समझ में आई? मैंने रेजिडेंट कंसेप्ट बताया था, 1 साल से ज़्यादा सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए, ठीक है बेटा, याद रखना इस चीज़ को। और दूसरा पार्ट आता है बेटा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो पहले आपने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट किए, अगर डायरेक्टली गिवन होगा प्राइवेट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर डायरेक्टली नहीं गिवन तो हम इन 2 आइटम को प्लस करेंगे, जब जाके मेरा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेरा कंप्यूट हो जाएगा। सेकंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो सारी सर्विसेज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ठीक है बेटा। मेक श्योर कोई प्रोडक्शन ना क्रिएट हो, सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं। तो गवर्नमेंट जो भी फ्री एजुकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसके अंदर, फ्री एजुकेशन बाय गवर्नमेंट। और एक वर्ड आता है गवर्नमेंट प्रोवाइड स्कॉलरशिप। तो नेशनल इनकम में कौन सा होगा, डेफिनेटली फ्री एजुकेशन वाला होगा। अगर गवर्नमेंट कभी भी स्कॉलरशिप करती है तो कैश के फॉर्म में मानते हैं, उसे हम ट्रांसफर पेमेंट मानते हैं। बट अगर गवर्नमेंट कभी भी अपनी सर्विसेज जैसे कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है तो उसके अंदर गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने अपने टीचर्स को, जो टीचर्स हैं उनने तो अपनी फैक्टर सर्विसेज दी है, उनको तो पेमेंट मिल रही है। इसलिए कभी भी गवर्नमेंट कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हॉस्पिटल में देखो, हॉस्पिटल के जो चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो दैट विल आल्सो इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है बेटा। इसके अंदर कोई घूमा नहीं होता, कुछ अलग से गिवन नहीं होता। बट अगर आपको थ्योरी क्रिस्टल क्लियर है तो कोई भी ट्विस्ट आ जाए तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेंडिचर मेथड है बेटा, यही पॉइंट सबसे ज्यादा ट्विस्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन में यूजली ये पॉइंट घूमता है। बड़ा आसान है, करना क्या है, देखो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो इसके सब कंपोनेंट जो होते हैं उनको हमें किसी से मतलब नहीं है, बिकॉज द एंटायर वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। बट व्हाट इफ द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट गिवन? सो बेटा इसके 2 सब पार्ट आते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन
अच्छा, कभी कभार इसको ये ऐसे लिख देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मेक श्योर कि ये जो फिक्स लिखा हो तो इसका मतलब है, अगर फिक्स लिखा है तो वो इसका सब पार्ट में है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर लिखा है तो इसका सब पार्ट है। बट एक और बात बता देता हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखा तो इसके भी 3 सब पार्ट होते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है कंट्री के अंदर, तो देखो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। तो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस प्रेमिसेस को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, वैसे कर सकता है। एक रेजिडेंट, या हम अपना घर बना रहे हैं, रेजिडेंट हैं हम, हम अपना घर बना रहे हैं खुद के सेल्फ कंजप्शन, दैट इज ऑल्सो अ कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमी। और या तो गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बना रही है, डैम्स बना रही है, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स क्रिएट कर रही है, तो दैट इज डन बाय, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट कर रही है। तो तीनों को प्लस करके आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। जब ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि एक सब पार्ट है किसका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कभी भी अगर फिक्स लिखा है तो आपको उसके अंदर याद रखना इन्वेंट्री को इंक्लूड करना है, यानी कि चेंज इन इन्वेंट्री। और चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड में बता ही चुका हूं, जिसका फॉर्मूला आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बात समझ में आई बेटा। तो इस वाले पॉइंट में अगर आपको डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो इग्नोर कर दोगे, इसके जो सब एलिमेंट्स हैं उनको आपको कंसीडर नहीं करना है कंप्यूटेशन के टाइम, तो आप उसको इग्नोर कर दोगे। बट अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, अंडर दैट सर्कमस्टांसेस यू हैव टू गो थ्रू एंड थिंक कि आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है क्या। तो अगर कभी भी फिक्स होता है, अगर ये गिवन है तो उसके अंदर आपको चेंज इन इन्वेंट्री को प्लस कर देना। जब आप इन दोनों को सम अप करोगे तो उसकी वैल्यू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के इक्विवेलेंट हो जाएगी। इज इट क्लियर। बट सम टाइम क्वेश्चन अगर आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं देता तो उसके अंदर इसके 3 सब एलिमेंट्स होते हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंटल कंजप्शन एक्सपेंड इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ये 3 बेटा होते हैं इसके सब एलिमेंट। तो इनको प्लस करके आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिर प्लस करोगे आप किसको, इन्वेंट्री को, यानी कि चेंज इन इन्वेंट्री को। और जब जाके आप कहां निकल जाओगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट पॉइंट आता है बेटा इसका नेट एक्सपोर्ट। बड़ा आसान सा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप इन चारों को कंप्यूट कर लोगे तो जब आपका आंसर आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड GDP एट MP। अगर क्वेश्चन आपको बोल रहा है आपको नेशनल इनकम निकालनी है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल इनकम हर बार NNP एट FC पे निकलती है, तो कन्वर्ट कर देना आप इनको। ठीक है बेटा। तो ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल क्लास बता दी है किसकी, इनकम मेथड की और एक्सपेंडिचर मेथड की। अब हमें बेटा इनके न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, आप इसको गो थ्रू कर लेना, इनके मैं आपको नोट्स भेज दूंगा सो दैट आप इनको डेप्थ में भी पढ़ सकते हो। और मैं आपको जो मैंने लिख के दिया इसकी फोटो भेज दूंगा। दिस इज लाइक जस्ट एज अ ग्लैंस और यू कैन से अ क्रक्स। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, दिस वेरी इजी। ठीक है बेटा। और इनकी जो थ्योरी है, मतलब ये बन क्या रहे हैं, मतलब क्या है, ये मैंने आपको क्लास में हर चीज समझाई है, एक एक वर्ड का मतलब समझाया है। ठीक है। होप वी आर गिविंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। मेक श्योर कि आप इनको रेगुलर बेसिस पे गो थ्रू कीजिए सो दैट आपको चीजें समझ में आ जाएं कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। थैंक यू क्लास।